हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। बस उसके लिए आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप अपने घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं और आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आप आसानी से हमारे चैनल से उन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस और अपडेट्स हासिल कर सकते हो जो आपको जरूरी होंगे। तो आइए, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम आप ऊपर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, यह क्या बता रहा है? यह असल मायने में एक ऐसी चीज को दिखा रहा है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित की थी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। ये स्टैंडर्ड 9th के इतिहास का पहला चैप्टर है, जिसको हम पढ़ेंगे और पढ़ के आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर फ्रांस क्या है। आखिर फ्रांस है क्या? फ्रांस क्या है, कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में जानेंगे, इसके परिवेश को समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फ्रांस एक देश है जो यूरोप में पाया जाता है, यूरोप का हिस्सा है, यूरोपीय महादेश का हिस्सा है। फ्रांस यूरोपीय महादेश का हिस्सा है। इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे राज्य मौजूद है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी, आज के डेट में इसकी राजधानी जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो उसकी राजधानी है पेरिस। ये सब लोग जानते हैं, पेरिस। हम फ्रांस को लेके चल रहे हैं, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, फ्रांस के 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, 18वीं सदी वो वक्त था जब ज्यादातर देश पर राजाओं का राज हुआ करता था। तो उस व्यवस्था को क्या कहते थे? उस व्यवस्था को नाम दिया जाता था, 18वीं सदी में यहाँ कौन सी व्यवस्था चलती थी? तो उस वक्त यहाँ आता था राजतंत्र। कौन सा व्यवस्था आता था? राजतंत्र। यानी यहाँ क्या होते थे? यहाँ राजा रूल करते थे। और राजतंत्र में भी ऐसा वैसा नहीं, राजतंत्र में भी साधारण राजतंत्र नहीं, अनुवांशिक राजतंत्र, अनुवांशिक राजतंत्र, जिसमें एक राजा बने, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे राजा बनेंगे। यानी कि पावरफुल है या नहीं है, यह बात मैटर नहीं करती, बस यह मैटर करता है कि आप कितने ज्यादा, मतलब परिवार से रिलेटेड है। अगर आप परिवार से रिलेटेड है तो उसको राजतंत्र में जगह दे दी जाएगी। तो इस टाइप से वहां पर शासन व्यवस्था होती थी। यानी आप अगर परिवार से संबंधित हैं तो आपको राज करने का मौका जरूर मिलेगा। और इसी वजह से अनुवांशिक राजतंत्र वहां देखने को मिलता था। अब ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया फ्रांस का, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब जब हम फ्रांस के असली चेहरे की तरफ आएंगे तो हमें फ्रांस के राजाओं के बारे में पढ़ना होगा, हमें फ्रांस के लोगों के बारे में पढ़ना होगा, फ्रांस के हालात को समझना होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हम फ्रांस के राजा के बारे में हालात को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया कि फ्रांस में राजतंत्र था। क्या था? फ्रांस में राजतंत्र था, यानी अनुवांशिक राजतंत्र था, एक वंश के विशेष राजा राज करते थे। तो यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी का राज चलता था? तो राजतंत्र में इनकी जो राजधानी थी, जिसको हिंदी में बुर्बो वंश का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बुर्बो वंश। अंग्रेजी में इसको नाम देते हैं बॉर्बन, बर्बन डायनेस्टी। क्या? बर्बन। ठीक है, ये नाम होता है। जैसे आपने चॉकलेट बिस्किट का नाम सुना होगा ना, बर्बन चॉकलेट, तो फ्रांस, वो फ्रेंच में बनी हुई है। ठीक है, असल मायने में उसकी फैक्ट्री इंडिया में लगी है। तो वैसे ही बुर्बो जो राजवंश था, उसका राज चलता था। तो यह राजवंश था।
लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बुर्बो राजवंश का शासन चलता था। ठीक है, और उन्हीं के राजा राजा होते रहते थे। जैसे हमारे यहाँ, अब इनके यहाँ जो राजा थे वो बहुत सारे थे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के 1774 से। कब से हमारी कहानी की शुरुआत होती है? 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं सदी के कौन से? 1774 से हम अपनी कहानी को यहां से पिकअप करते हैं और आगे की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो आपको ऊपर हेडिंग में दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस की क्रांति। बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, पूरा फ्रांस के बारे में नहीं। हाँ, फ्रांस का समाज, फ्रांस का स्ट्रक्चर तो जानना ही पड़ेगा। अब कोई घटना होती है तो आप उसके पीछे की चीज को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फलाने ने किसी को मार दिया, क्यों मारा आप पूछते हो? कुछ तो रीजन रहा होगा, कोनो झगड़ा था का पहले से, कोई पैसा लेके भागा था, इतनी बातें पूछते हो ना। तो वैसे इतनी बड़ी जब क्रांति की बात हो रही है तो बैकग्राउंड तो पढ़ना पड़ेगा। तो 1774 से हम अपनी कहानी उठाते हैं और 1774 में यहाँ पर राजवंश चलता था। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश। और 1774 में बुर्बो राजवंश के एक राजा रिटायर कर गए और उनकी जगह नया राजा गद्दी पर बैठा। उसका नाम था लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां राजगद्दी पर बैठा, राजा बने। चलो ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि सर लुईस 16वां? हाँ जी, वहां पर लुईस नाम, पीटर नाम, ये काफी फेमस थे, तो इसीलिए लुईस राजा का अपना नाम होता था, लेकिन वो लोग लुईस रख लेते थे और लुईस के बाद उनके नंबर लगते जाते थे। जैसे लुईस प्रथम, फिर उनका बेटा जो हुआ उसको लुईस द्वितीय, फिर उनका जो बेटा होगा उनको लुईस तृतीय, 10वां लुईस, 15वां लुईस, 16वां। ठीक है, तो लुईस 16वां राजा बना। जब राजा बना तो इसकी उम्र बस 20 वर्ष थी। 20 वर्ष की उम्र में राजा बना। आयु कितनी थी? उम्र कितनी थी इसकी? 20 वर्ष। और इसी वजह से यह नौजवान राजा था और इसी वजह से उसने मतलब राजगद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। और उसी को हम समझते हैं कि आइए देखिए क्या हुआ था, कैसी घटना। तो इनको सलाह दी गई, जब ये 20 वर्ष की उम्र के थे ना, तो इनको सलाह दी गई कि आप महाराज बने हैं और इसी वजह से आपको अपने आपसी तालमेल और पड़ोसी तालमेल को बनाए रखना है। और इसी वजह से इनको ऐसा सलाह दिया गया कि ये बगल के राजा की पुत्री से शादी कर लें। और इसी वजह से ये फ्रांस के राजा थे और फ्रांस का पड़ोसी देश था ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। कुछ जीनियस लोग अगर ऑस्ट्रेलिया समझ लिए ना, बहुत समझदार लोग, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यह नहीं, ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। आप इमेजिन करो स्क्रीन पे कि ये हो गया आपका यूरोप, यहां पर है ऑस्ट्रिया, और ये हो गया आपका इंडिया यहां पर बीचों बीच में। इसको क्रॉस करने के बाद यहां यहां नीचे मिलेगा आपको क्या? आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो ऑस्ट्रिया यहां है और ऑस्ट्रेलिया यहां है, तो जीनियस लोग कंपेयर मत करना, ठीक है? नहीं तो प्रॉब्लम में हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से शादी की। किससे? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। क्यों? तो भाई प्रशासनिक संबंध बनाना था, हमारा अपना आस पड़ोस का राज्य अच्छे से रहे, इसीलिए ना। आपको ही पता है उस वक्त जब 18वीं सदी की बात हो रही है तो राजा दो तरीके से अपना राज्य बढ़ाते थे, या तो शादी विवाह करके या फिर लड़ाई करके। तो ये लड़ाई करना चाहेंगे नहीं, अभी उम्र 20 वर्ष है, तो सलाह क्या मिली इनको कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से विवाह करिए। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेरी एंटोनियट, एंटोनिएट। ठीक है, मेरी एंटोनियट इनका नाम था। ठीक है, मेरी एंटोनियट ये राजकुमारी थी, इनसे इनका विवाह हुआ। और अभी उम्र कम थी, इसी वजह से इनको प्रशासन का उतना अच्छा तजुर्बा नहीं था। यह बेचारे
नए होने की वजह से राजकोष को या राज के खर्चे को नहीं समझ पाते थे और इनका बहुत ही लंबा चौड़ा शानो शौकत वाला राजमहल था। बहुत ही, राज दरबार भी इतना बड़ा था, राजमहल भी उनका उतना ही बड़ा था और ये उतने ही बड़े शौक से रहते थे। कोई चिंता नहीं, जितना मन करे उतना खर्चा कर रहे थे। फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी और इसी वजह से याद रखना, फिजूल खर्ची जब भी होती है तो पैसे कम हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली पैसे कम हो जाते हैं। तो हम आगे आएंगे और राज्य कोष के बारे में फिर से बात करेंगे। तब तक हम क्या पढ़ेंगे, ये तो था फ्रांस की राजा का इंट्रोडक्शन। अब इस चीजों को हटाना पड़ेगा और हटाकर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रांस का समाज, कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी ना वह राजा के हिसाब से कैसे थी। ठीक है, वह राजा के हिसाब से कैसे थी उसको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए आइए देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो जो फ्रांस का समाज था या फिर पूरी दुनिया में कहीं का समाज हो, एक बात तो पक्की होती है कि वहां विभाजन होता है। हमारे देश में भी जातिगत विभाजन पाया जाता है, एक ऊपर वाली जाति, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, मतलब ऐसे करके 4 जातियां बनाई गई हैं जिनके 4 अलग अलग कार्य दिए गए थे। कार्य के आधार पर जातियों का बंटवारा किया गया था भारत में, याद है। वही जातिगत बंटवारा लगभग फ्रांस में देखने को मिला। तो फ्रांसीसी जो समाज था ना, फ्रांसीसी समाज यह 3 भागों में बटा था। भारतीय समाज कितने भागों में बटा है, 4, जबकि फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा था, फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा था। एक जिनको हम लोग, और यहाँ पर राज्य जो समाज था ना, इसमें समाज को स्टेट का नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था, प्रांत, प्रथम स्टेट, जिनको प्रांत कहते थे। हमारे यहाँ के राज्य जाति कहा जाता है ना, हमारे विभाजन को, इनके विभाजन को प्रांत या स्टेट कहते थे। तो इसका, इसमें जो होता था, इसको 3 भाग में बांटा गया था। इसमें एक रखा गया था जिसको कहते थे प्रथम स्टेट, ठीक है, प्रथम स्टेट। फिर ऑब्वियसली इसके अंदर आते थे सारे के सारे पादरी, सॉरी, पादरी और पुजारी लोग, पादरी और पुजारी, पुजारी लोग, ठीक है, ये होते थे किसमें, प्रथम स्टेट में। बात करें द्वितीय स्टेट की, तो दूसरा एक और वर्ग होता था जिसको द्वितीय स्टेट का नाम दिया जाता था। ए स्टेट, देख रहे हो, ए स्टेट लिख रहा हूं मैं, स्टेट नहीं लिख रहा हूं, स्टेट नहीं लिख रहा हूं, ए स्टेट लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि स्पेलिंग इसकी जो होती है अंग्रेजी में, इसको नाम दिया जाता है ESTATE। ए स्टेट मतलब होता है प्रांत। क्या नाम होता है, प्रांत। एक प्रांत, दूसरा प्रांत, तीसरा प्रांत, तो उसी टाइप का, ठीक है। तो ए स्टेट, फिर द्वितीय ए स्टेट होता है। द्वितीय ए स्टेट में कौन से लोग पाए जाते थे, बताओ तो भाई। द्वितीय ए स्टेट होता है, इसमें क्या होता था, तो द्वितीय ए स्टेट में कुलीन वर्ग पाया जाता था। कुलीन, जिसको एक और शब्दों में कहा जाए तो राज परिवार भी कह सकते हैं, राज परिवार, ठीक है। राजा महाराजा, उनके सिपाही वगैरह वगैरह को इसके अंदर रखा गया था, ठीक है। इसके अंदर यही सब कार्यभार संभालते थे। फिर उसके बाद इन दोनों से काफी नीचे वर्ग होता था जिसको तृतीय, क्या कहेंगे, तृतीय एस्टेट का नाम दिया जाता था। तृतीय एस्टेट, जिसको क्या कहते थे, जिसको जिसको जन साधारण कहा जाता था। जन साधारण, जन साधारण मतलब देश के 90% से ऊपर जनसंख्या होती थी इनके पास, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हमको देखने को मिलते थे। अब मजे की बात तो ये है कि फ्रांस में जो फ्रांस में तो ये तो सामाजिक बंटवारा हो गया, समाज का विभाजन। फ्रांस के अब कुछ आर्थिक हालात समझते, तो ये तो फ्रांसीसी समाज था। अब समाज और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये तो आप मानते हो, ये सब लोग मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे को जोड़कर चलाती है। अगर हम टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है, चलती है। तो ये क्लियर डायरेक्शन है, यह दिखाने के लिए कि हमारा कराधान सरकार चलाने में मदद करता है।
आप जितना टैक्स पे करते हो उतना सरकार चलाने में सरकार को मदद मिलती है। तो इसी प्रकार यही तो मैं कहना चाह रहा था कब से कि जो कराधान प्रणाली, जो टैक्सेशन वगैरह है, जो राज्यपाल चलाने की व्यवस्था हो गई, जो प्रशासन हो गई, वो फ्रांस के समाज से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये याद रखो। अब हम अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, फ्रांस के हालात, फ्रांस के प्रशासनिक हालात। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है राजाओं और महाराजाओं का देश है, तो कुल मिलाकर राजा दूसरे देश के राजाओं के साथ थोड़ी सी उनकी नहीं जमती होगी। हाँ, वो थोड़ा सा हमेशा अपने एक दूसरे को क्या करते रहते होंगे, एक दूसरे से झगड़ा करते रहते होंगे। इसी वजह से फ्रांस का एक बहुत ही जन्म जन्मांतर का दुश्मन उस वक्त था, उस वक्त एक देश था, फ्रांस का जन्म जन्मांतर का दुश्मन था। उस देश का नाम था ब्रिटेन। फ्रांस में 16वीं शताब्दी में से ही ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा चलते आ रहा था। वो ब्रिटेन के साथ जुड़े हुए थे और उनका झगड़ा कंटिन्यूअसली चलते रह रहा था। ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें फ्रांसीसी हालात ऐसे थे कि इन दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा था। ये जहां जाते थे ब्रिटेन वाले वहां जाते थे, फ्रांस वाले जहां राज्य करने ब्रिटेन पहुंचा वहां फ्रांस पहुंच जाता था। ठीक है, और जहां फ्रांस पहुंचा वहां ब्रिटेन पहुंच जाता था। तो इसी वजह से ऐसे हालात बने हुए थे, क्योंकि उस वक्त समुद्री यात्रा बहुत तेजी पे चल रही थी। सभी लोग एक दूसरे से धनी और एक दूसरे से शक्तिशाली बनना चाह रहे थे। आपको याद होगा जब भारत का आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 8 में, तो आप उसके वक्त क्लियरली पढ़े होंगे कि जब विदेशी लोग भारत में आ रहे थे व्यापार करने के लिए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच, फिर फ्रेंच, यानी अंग्रेजों के पीछे फ्रेंच लोग पहुंचे थे। और भारत में भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था जिसमें फ्रेंच लोग हार गए थे, बुरी बात है, लेकिन देखने को मिला था ना कि हाँ, इनके झगड़े वहां तो छोड़ो, जहां ये जा रहे हैं वहां पर भी खत्म नहीं हो रहे। और इसी वजह से फ्रांस हमेशा बेचारा हारते रह रहा था ब्रिटेन से, लेकिन टक्कर देना कभी नहीं छोड़ा फ्रांस ने। क्या देना कभी नहीं छोड़ा फ्रांस ने? टक्कर देना कभी नहीं छोड़ा। और यही रीजन था कि जब ब्रिटेन ने अमेरिका को गुलाम बना लिया, क्या कर लिया? अमेरिका को गुलाम बनाया था। ब्रिटेन जो था इसको अपना कॉलोनी हम गुलाम नहीं कह सकते, गुलाम बोलचाल की भाषा है, कॉलोनी बना लिया। जब ब्रिटेन ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी कॉलोनी बना लिया, तो फ्रांसीसी समाज के लोग अमेरिका की मदद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि दुश्मन हारेगा। वो एक कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फ्रांस का दुश्मन कौन है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन का दुश्मन कौन है? अमेरिका। तो दुश्मन का दुश्मन इनके लिए दोस्त हो जाएगा, और यही कहावत थी। इसी वजह से फ्रांसीसी लोग अमेरिका की काफी मदद कर रहे थे। ये मदद कैसी थी? यह आर्थिक मदद थी, आर्थिक मदद। क्या करते थे ये? आर्थिक मदद मतलब पैसे भेज रहे हैं, पूरा पैसे भेज रहे हैं, जितने पैसे बोल रहे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे भेजे जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं, जो राशन होता है, राशन भेजा जा रहा है फ्रांस की तरफ से। किसको? किसको? अमेरिका को। इतनी मदद मिल रही है। और इन सभी चीजों के लिए जो धन चाहिए ना, वो फ्रांस के खर्चे से जा रहा है, वो फ्रांस के जेब से जा रहा है। अब एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस धनी है, लेकिन इतना ज्यादा भी धनी नहीं है कि दूसरे देश के लिए लड़ाई करके पैसा बचा के रखे। और उसके राजा तो खुद के इतने अमीर होते हैं और इतने ज्यादा मतलब रईस होते हैं कि उनका ही खुद का खर्चा संभाले नहीं संभलता, ये तो दूसरे देश की मदद की बात कर रहे हैं। सोचो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। और प्रभाव देखो कितना पड़ा था कि जब बात हुई ना कि इनको मदद करनी है, फ्रांसीसी लोगों ने कहा कि अमेरिका को मदद करनी है, तो इन्होंने खुद 10 अरब फ्रांसीसी रुपए का कर्जा लेकर इनकी मदद की थी। फ्रांस के पास जो धन था वो तो खत्म हो गया, तो फ्रांसीसी लोग धन कहां से लाते थे? तो धन जो था वो 10 अरब, कुछ लोग लिब्रे बोलते हैं, फ्रांस की जो मुद्रा थी उसको लिब्रे कहा जाता था उस वक्त।
फ्रांस की मुद्रा को, लिब्रे। ठीक है, 10 अरब लिब्रे कर्ज लेकर, समझो दूसरे की मदद करने के लिए कर्ज ले लिया। सोचो दुश्मनी कितनी निभा रहे होंगे फ्रेंच लोग। ठीक है, तो दूसरे की मदद करने के लिए इन्होंने इतना कर्ज ले लिया और उस कर्ज को दिए जा रहे हैं, चुकाए जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका की मदद करते रहे। अब फ्रांस के खुद राजा रईस हैं। अब आप बताओ, आर्थिक व्यवस्था खुद ही समझो क्या होने वाला है? मैंने आपको इसीलिए आर्थिक रूप का एक दर्शन करवा दिया ताकि आप फ्रांस का एक आर्थिक दर्शन समझ लीजिए। और ये 10 अरब लीबर का कर्जा, अपनी खुद की रईसी और तिजोरी का धन खाली। अब राजा को राज्य चलाना है और राज्य चलाने के लिए तिजोरी चाहिए, तिजोरी में धन चाहिए और धन तो है ही नहीं, तो धन कहां से मिलेगा? किसी भी देश को चलाने का धन कहां से मिलता है? दुनिया का कोई भी देश हो, अगर उसको चलाना है तो धन कहां से मिलेगा? साधारण जनता टैक्स देगी तो धन मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि यहां पर अब हालात कैसे सुधरे थे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी समाज। जोड़ रहे हैं, याद रखना, फ्रांसीसी समाज और अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था। भाई फ्रेंच सोसाइटी अकेले नहीं, अर्थव्यवस्था के साथ। ठीक है, हम यहां पर आपको फ्रांस के समाज की एक झांकी दिखा देते हैं कि फ्रांस का समाज कैसा था। ठीक है, याद रखिएगा, हम तीनों एस्टेट का नाम फिर से लिखेंगे और कुछ डेटा देंगे, कुछ डाटा रहेगा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो ये समझाने में मदद करेगा कि समाज और अर्थव्यवस्था जो थी फ्रांस की, वो कैसी जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस में कौन आता है भाई? सबको पता है, प्रथम एस्टेट। ठीक है, यह लोग होते थे। अब इनके बाद कौन आता था? द्वितीय एस्टेट। याद रखिएगा, एस्टेट लिखना है, स्टेट नहीं, एस्टेट। मैं 1000 बार बोल रहा हूं इसीलिए ताकि आपको याद दिमाग में बैठ जाए, एकदम छप जाए। और तृतीय एस्टेट। ठीक है, मैं इनका जो, ये तो नाम हो गया, ये तो जाति मतलब स्टेट वाइज नाम हो गया। मैं इनका जो दूसरा नाम था वो आपको बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनका दूसरा नाम कौन सा है। एकदम धड़ल्ले से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पर ए स्टेट। ठीक है, तो प्रथम ए स्टेट की जो जनसंख्या थी वो पहले हम देख लेते हैं। जनसंख्या, ठीक है, तो पुजारी वर्ग की जनसंख्या होंगी कितनी? ये लोग 5% थे अंदाजन। ऐसा कहा जाता है ये लोग 5% थे। प्रथम स्टेट जिनको पुजारी कहते थे, नाम लिख ही देते हैं, आप लोग सब कंफ्यूज हो जाओगे। पुजारी, राज परिवार और जनता। ठीक है, नाम लिख देते हैं ताकि याद रहे। तो 5% इनकी जनसंख्या थी। अब राज परिवार की जनसंख्या कितनी थी? तो राज परिवार की जनसंख्या भी 5% ही थी। मतलब अब इतने ही लोग थे, राजा के परिवार में कितने ही हो सकते हैं। बात यह थी कि इनके पुजारियों की संख्या इतनी क्यों थी? क्योंकि राजा ना, फ्रांस के हालात, अच्छा ठीक है, उसको फिर से देखेंगे कि इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों थी। ठीक है, अब आप बताओ, 5% यहाँ हो गया, 5% यहाँ हो गया, 10% जनसंख्या हो गई, तो बाकी की बची हुई जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी? यहाँ पाई जाएगी। यानी फ्रांस की 90% जनता थी, ए स्टेट थी। ठीक है, जनसंख्या ऐसी हो गई। अब ये तो जनसंख्या का डाटा हो गया। अब अगर बात करनी हो संपत्ति के डाटा की, तो आप कैसे करोगे? तो संपत्ति वाले डेटा को देख लेते हैं कि संपत्ति का डाटा जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, अंदाज लगाओ, आप अंदाज लगाओ कि संपत्ति किस प्रकार विभाजित की गई होगी। तो बात आ रही है संपत्ति की, तो आइए देखते हैं।
पुजारियों के पास संपत्ति थी 40%, यानी फ्रांस की जितनी पूंजी थी ना उसका 40% पुजारी लोग रखे थे। 5% की जनसंख्या पर 40% पूंजी, सोचो जब इनका कोई काम धंधा नहीं होता, ये तो धार्मिक लोग होते हैं, तब इनके पास 40% पूंजी थी। राज परिवार धनी आदमी है, इनको ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है, ये 20% पूंजी रखते थे, उतने में ही रहते थे। राज्य की 20%, यानी पूरा राज्य है ना उसका 20% पूंजी राजा के पास रहता था, और 90% की जनसंख्या के लिए सिर्फ और सिर्फ 40% पूंजी बची हुई थी। समझ रहे हो, समझ रहे हो हालात देखो फ्रांस के कितने भयंकर हुए पड़े हैं। ठीक है, इस टाइप की व्यवस्था चल रही है फ्रांस में। तो ये संपत्ति का ब्यौरा हो गया जिसमें 40% पूंजी प्रथम पुजारी के पास है। ऐसा क्यों होता था कि उनके पास इतनी ज्यादा पूंजी होती थी? देखो सिंपल समझो, इसका अगला टॉपिक जब हम आपको बताएंगे ना, उसको समझते ही तुरंत आपके दिमाग में आइडिया खनक जाएगा कि संपत्ति के मामले में इतनी ज्यादा संपत्ति इनके पास काहे थी। तो दूसरा टॉपिक क्या होगा? जनसंख्या हो गई, संपत्ति हो गई, ऑटोमेटिक देश के रिगार्डिंग अगला टॉपिक होगा कर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टैक्स। क्या कहते हैं? टैक्स। तो टैक्स फ्रांस में कितना कितना लगता था? पुजारी लोगों से आप टैक्स लीजिएगा, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनसे टैक्स लिया जाएगा? कभी भी नहीं, उनको टैक्स दिया जाएगा, उनसे लिया नहीं जा सकता है। बहुत गलत बात है, नहीं लेना है उनसे टैक्स। ठीक है, अब राजा है और राजा से टैक्स लिया जाएगा कभी भी, तो राज परिवार कभी टैक्स देगा? बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा ना, कभी नहीं देगा। सारा का सारा टैक्स कौन भरेगा? तो जो जनता है वो भरेगी। उसको रखा इसीलिए ना गया है कि वो टैक्स भरे। तो इनके टर्म में 100% टैक्स इन्हीं को दिया जाता था। ठीक है, और ये टैक्स किनको किनको जाता था? राजा को जाता था, इनमें से निकल के कुछ टैक्स पुजारी लोगों को जाता था। ठीक है, टैक्स ये लोग नहीं देते थे। हम लिख देते हैं नहीं, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि नंबर सर क्यों डाले हैं, खाली जगह है। नहीं, ये टैक्स देते ही नहीं थे। अब मजे की बात सुनिए, यह पुजारियों की संख्या 5% क्यों थी? इनकी जनसंख्या 5% क्यों थी जबकि राज परिवार की जनसंख्या 5% है? 40% पूंजी इनके पास क्यों थी? देखो, राजा अकेले पूरे देश को नहीं संभाल सकता था, तो राजा ने क्या किया? अपने परिवार के कुछ लोगों को और पुजारियों में पूरे राज्य को छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया, और हर छोटे 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 टुकड़े पर एक 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 मालिक डाल दिया। उस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है? उस व्यवस्था को नाम दिया जाता है सामंतवाद। यानी राजा ने उन सभी को सामंत बना दिया। क्या कर दिया? सामंत बना दिया। वो उनके राजा के लिए टैक्स वसूलते थे, राजा के कारभार को संभालते थे, जो भी राजा का निर्धारण होता था, जो भी राजा की नीति निर्धारित होती थी, वो सब के सब यही सामंत संभालते थे। यानी फ्रांस एक देश तो था, लेकिन छोटे 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 सामंतों में भी बटा हुआ था। ठीक है, सारी की सारी जमीन इन्हीं लोगों के पास होती थी। ठीक है, अब आइए देखिए फ्रांस के हालात। 90% जनसंख्या, अरे जीरो लग रहा है, नहीं लग रहा है, लो इसको बढ़ा से बनाते हैं। ठीक है, 90% जनसंख्या है और 40% पूंजी में जीना है। यानी फ्रांस के हालात शुरू से ही क्या रहे होंगे? गड़बड़ रहे होंगे। और इसी वजह से फ्रांस के जो लोग थे वो थोड़ा पिछड़ गए थे है नहीं, पिछड़ गए थे। लेकिन जब समुद्री यात्रा शुरू हुई तो ये जो 90% जनसंख्या थी यह भाग भाग कर दूसरे देश जाएगी। क्यों? पूंजी है नहीं, टैक्स इतना देना है, लोग इतने हैं, खाना नहीं जुट रहा है, तो कहां रह के क्या करेंगे? जाओ दूसरे देश जाकर काम करते हैं। और यही रीजन था कि फ्रांस के लोग धड़ल्ले से जहाज में भर भर के भाग रहे हैं विदेश। क्यों? क्या करने? पूंजी बटोरने, ताकि वो आए और यहां पर रह सके। और जैसे ही लोग विदेश भागते थे, थोड़ा सा काम करते थे, थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा कर लेते थे, वहां पर जमीन खरीद कर वहां पे घर वर बनाकर वहां पे व्यापार शुरू कर देते थे।
यहां पर बनाएंगे घर वार तो टैक्स देना पड़ेगा। अब जिस देश में गए हैं वहां जमीन खरीद के अगर टैक्स, अगर हम बनाना शुरू कर दे घर और वहां पर जमीन करके खरीद कर अगर राज्य बनाना शुरू कर दे तो राजा पैसा भेजेंगे हमको कि बाबू बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उस देश को हमारा गुलाम बनाए रखना है, इसीलिए उस देश पर जितना हो सके तुम दबाव बनाओ। तो इसी वजह से फ्रांस की बहुत ज्यादा जनसंख्या बाहर भाग गई थी। ठीक है, तो ये रीजन था। इसको समझ गए पूरा का पूरा फ्रांस के समाज और अर्थव्यवस्था को। अब जब 100% टैक्स देने के बाद भी तिजोरी खाली पड़ गई, तिजोरी में कुछ नहीं था, तो राजा को तिजोरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा सेक्शन शुरू होगा ना, वो वहीं से शुरू होगा कि राजा को तिजोरी के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।